मैं हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा था, उस पे आधा किलो आटा छिड़का और फिर तुरंत सोने का नाटक करता था। और वो हर रात ठीक 2 बजे उठी, मेरा एक बाल तोड़ती और चुपचाप घर से निकल जाती। एक दिन मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा किया, मुझे लगा आज उसकी असलियत पता चल जाएगी। पर रास्ते में अचानक मैंने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक एक छोटी सी बच्ची को टक्कर मारने वाला है। बिना सोचे समझे मैं आगे कूदा और उसे बचा लिया, पर इस चक्कर में मुझे ऐसी जोरदार टक्कर लगी कि मैं 10 मीटर दूर जा गिरा। मेरी सांसें उखड़ रही थी, दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक बर्फीली रोबोटिक आवाज गूंज उठी, डिंग। शेन हाउस सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। एक ही झटके में मेरे नाम के ब्लैक कार्ड में 100 ट्रिलियन फंड्स जमा हो गए। साथ ही मुझे गोल्डन आई स्किल मिल गई, जिससे मैं किसी भी चीज की असली कीमत और किसी का भी दिल पढ़ सकता था। और ऊपर से कुन फिस्ट ग्रैंड मास्टर स्किल की ताकत अलग। मेरी आंखें अचानक खुली, मेरा पूरा जिस्म एक ऐसी ताकत से भर चुका था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं 5 किलोमीटर दूर से आती हुई एक मेबैक की आवाज भी साफ सुन सका था। 2 मिनट के अंदर वो काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकी। कार से काले स्टॉकिंग्स पहने एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकली और पागलों की तरह भीड़ की तरफ भागी। डुओ 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 डुओ, तुम कहाँ हो? जिस बच्ची को मैंने बचाया था वो रोते हुए उस औरत के गले लग गई। जब उसे तसल्ली हो गई कि डुओ डुओ ठीक है, तो उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। सर, डुओ डुओ को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं सू ग्रुप की सू वैंकिंग हूँ। आपको जो चाहिए बताइए, अगर इसमें मेरी सारी दौलत भी लग जाए तो मुझे परवाह नहीं। मेरी गोल्डन आइज ने तुरंत उसकी डिटेल्स मेरे सामने खोल दी। 25 साल की सू वैंकिंग, सू ग्रुप की जनरल मैनेजर और 800 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ। आज से पहले इस शहर में अपनी किस्मत बदलने का ये मेरे लिए सबसे बड़ा जैकपॉट होता, पर अब तो मेरे 100 बिलियन भी सू फैमिली के आगे बहुत छोटी रकम थे। मैंने बस शांति से उसे देखा, एक छोटा सा जरूरत नहीं बोला और उस बारिश वाली रात में गायब हो गया। सू वैंकिंग मुझे जाते हुए घूरती रही और अपने असिस्टेंट को सीधा ऑर्डर दिया, मुझे 3 मिनट में इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ये मेरा जान बचाने वाला है, मैं इसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। घर लौटकर मैंने दीवार पर लगी उन 2 तस्वीरों को देखा। गोल्डन आइज का मेमोरी प्लेबैक चालू हुआ और मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। मेरे माँ बाप की मौत के पीछे और किसी का नहीं, मेरी उस डायन सौतेली माँ वैंग कुई-फेन का हाथ था। और वो धोखेबाज चैन लू, वो हर रात चुपचाप बाहर निकलकर एक अमीर बाप के बेटे से मिलती थी। बहुत बढ़िया। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सबसे पहले उस वैंग कुई-फेन का हिसाब बराबर करूंगा, फिर चैन लू और उसके उस अमीर आशिक को ऐसी औकात दिखाऊंगा कि उन्हें ऑर्डर डिलीवरी करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सीधा सड़क पर भीख मांगेंगे। अगले दिन सुबह सुबह मैं सीधा लिंग फैमिली के बंगले पर पहुंचा। अंदर घुसते ही चीज टूटने और वैंग कुई-फेन के गुस्से से चीखने की आवाज आई। मत तोड़ो, मैं जल्दी उस लिंग चैन से पेपर्स पर साइन करवा लूंगी, तब ये बंगला मेरा होगा और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने उसका रोना बंद कर दिया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। हमेशा घमंड में उड़ने वाली वैंग कुई-फेन आज जमीन पर घुटन के बल गिरी थी। उसके गाल पर लाल थप्पड़ का निशान था। सामने जैंग चैंग का अंडरग्राउंड लोन शार्क ब्रदर हु बैठा था, जिसके पीछे 4 गुंडे स्टील पाइप पकड़े थे। मैं एकदम आराम से चलते हुए हॉल के बीच में चला गया। मुझे इग्नोर करते देख ब्रदर हु का गुस्सा आसमान छू गया और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। क्यों बे, तू ही है ना वो निकम्मा बड़ा बेटा? मैंने अचानक पलटकर उसे घूरा। गोल्डन आइज ने उसकी सारी कुंडली खोल दी। कॉम्बैट पावर 65, अंधविश्वासी, अजीब बीमारी और हर रात ठीक 12 बजे दिल का भयानक दर्द। मैं बिना हिले एकदम ठंडी आवाज में बोला, अगर तेरा हाथ मेरे चेहरे पर लगा तो इस जिंदगी में कभी चॉपस्टिक्स उठाने लायक नहीं बचेगा। और तेरा वो दिल का दर्द हर रात 12 बजे ठीक शुरू होता है ना? ब्रदर हु का हाथ हवा में ही जम गया। ये राज तो उसके गुंडे तक को नहीं पता था। उसकी आवाज कांपने लगी। तू तू भविष्य देख लेता है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा टूटी हुई शेल्फ से अपनी माँ का लकड़ी का डब्बा निकालने चला गया। ब्रदर हु को डरता देख वैंग कुई-फेन चिल्लाने लगी, ब्रदर हु, यही पहला वारिस है, इससे पेपर्स पर साइन करवा लो, ये घर तुम्हारा हो जाएगा। करोड़ का सवाल था। ब्रदर हु का डर गायब हो गया। उसने अपने गुंडों को इशारा किया, पकड़ लो इसे, अगर साइन ना करे तो इसकी एक उंगली काट देना। 4 गुंडे स्टील पाइप घुमाते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैंने उनकी तरफ पीट करके एक लंबी सांस ली। क्या मुझे जबरदस्ती मारपीट पर मजबूर कर रहे हो? बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने घूमकर एक तेज साइड किक मारी। सबसे आगे आने वाला गुंडा सीधा ट्रक जैसी टक्कर खाकर 5 मीटर दूर दीवार पर जा चिपका और बेहोश हो गया। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बाकी 3 गुंडों की तो वहीं ब्रेक लग गई और उन्होंने डर के मारे अपना थूक निगल लिया। मैंने आराम से अपनी माँ के डब्बे से धूल साफ की और घूमकर हैरान खड़ी वैंग कुई-फेन को देखा। तुझे ये घर और लिंग फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी ना? ले, आज मैं तुझे देता हूँ। वो दंग रह गई। मैंने ब्रदर हु की तरफ देखकर एक मुस्कान दी और अपना ब्लैक कार्ड निकाल लिया। स्वाइप मशीन लाया है, पूरा 5 करोड़ 80 लाख स्वाइप कर ले। डिंग, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। वैंग कुई-फेन के आंख में पागलपन वाली खुशी चमकी। उसे लगा मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो उसका कर्ज चुका रहा हूँ। वो तुरंत अकड़ती हुई चिल्लाई, लिंगचैन, चलो तू समझदार निकला। अब जब तूने पैसे दे ही दिए हैं तो हमारा हिसाब बराबर। अब निकल यहाँ से, ये घर अब पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने उसे नरक के दर्शन करा दिए। किसने कहा मैंने तेरा कर्ज चुकाया है? मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये पैसे मैंने तेरा कर्ज खरीदने के लिए दिए हैं, अब तू मेरी कर्जदार है। वैंग कुई-फेन की मुस्कान वहीं जम गई।
ब्रदर हु तुरंत गेम समझ गया और उसने अपना रंग बदल लिया। उसने डायन वैंग कोएफन को घूरते हुए कहा, वैंग बॉस, अब तेरे कर्जदार लिंग शाओ हैं। बोलिए लिंग शाओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या ब्याज वसूलना शुरू करूं? ब्रदर हु समझ गया था कि अब मेरा पल्लू पकड़ने में ही भलाई है। मैंने लकड़ी का डब्बा उठाया, दरवाजे पर रुका और वैंग कोएफन को आखिरी फरमान सुना दिया। सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला, अभी के अभी इस घर से निकल जा, एक कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा। दूसरा, 3 दिन में पैसा लौटा दे। 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो फ्रॉड और पैसे गबन करने के केस में पुलिस बुलाऊंगा। फिर मैंने ब्रदर हु को देखा, अगर इसने टाइम पर पैसे नहीं दिए और तूने इसे फोर्स नहीं किया तो कैमरा फुटेजेस देकर तुझ पर इंटेंशनल इंजरी का केस ठोकूंगा। सारी उम्र जेल में सड़ोगे दोनों। बंगले से बाहर निकलते ही पीछे से वैंग कोएफन के रोने और उन गुंडों के तोड़फोड़ की आवाज आने लगी। धूप में खड़े होकर मुझे अंदर से एकदम सुकून मिल रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड डिंग, सिस्टम में नया टास्क दिया है। 2 घंटे के अंदर 100 मिलियन खर्च करो, हारने पर रैंडम फिजिकल फंक्शन ब्लॉक, जैसे कि हमेशा के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स। मैंने इस घटिया पेनल्टी को देखा और मेरा चेहरा उतर गया। सिस्टम तो सच में बहुत कमीना है। खैर, पैसे उड़ाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैंने सीधा एक टैक्सी पकड़ी और जियांगचैंग के सबसे टॉप क्लास एसकेपी मॉल पहुंचा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, एक लाल फरारी जोर से आवाज करती हुई मेरे ठीक सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ और वहां वो एक्स गर्लफ्रेंड चेन लू बैठी थी। उसने अपना चश्मा उतारा और एकदम घटिया तरीके से मुझे घूरा। ओ, ये लिंग चैन नहीं है। सुना है घर से निकलने के बाद तू फूड डिलीवरी करता है, यहाँ कैसे आ गया? यहाँ के गार्ड तुझ जैसे भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। लिन फैमिली के बैंकरप्ट होते ही इस चेन लू ने मुझे तुरंत लात मार दी थी और एक अमीर बाप के बेटे की गाड़ी में बैठ गई थी। उसे देखकर गुस्सा होने के बजाय मेरी हंसी छूट गई। चलो बढ़िया है, पैसे उड़ाने के टास्क के लिए ऑडियंस की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। हाँ, भीख मांगने ही आया हूँ, मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया। पर आज मैं खाने की भीख नहीं, इस पूरे मॉल को मांगने आया हूँ। तभी कार का दरवाजा खुला और एक आदमी जिसने वर्साचे की शर्ट पहनी थी बाहर निकला। अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए वो मजाक उड़ाने लगा। लुलू, तो ये है तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड? शक्ल से तो ठीक ठाक लग रहा है, पर बेचारा गरीब है। यहाँ मॉल के अंदर एसी की हवा खाने का भी मिनट के हिसाब से चार्ज लगता है। तेरी एक डिलीवरी के पैसे से तू 10 मिनट एसी की हवा खा पाएगा क्या? हंस हंस कर पागल होती हुई चेनलू ने उस आदमी का हाथ थाम लिया। लिन चेन, मिलो इनसे, ये मेरे नए हस्बैंड हैं, जैंग जी कियांग। इनकी फैमिली का बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस है और इनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। जानबूझकर करोड़ों वर्ड पर जोर दिया गया। उसे मेरी आंखों में दर्द, गुस्सा और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखने की उम्मीद थी, पर उसका प्लान फेल हो गया। मैं एकदम शांत खड़ा था। मेरी नजरें ऐसी थीं जैसे मैं 2 हवा के गुब्बारों को देख रहा हूँ। रास्ता छोड़, नॉर्मल आवाज में कहते हुए मेरे कदम आगे बढ़ गए। मेरा ये एटीट्यूड देखकर जैंग जी कियांग की ईगो हर्ट हो गई। आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोकते हुए उसने मेरा कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मुझे टच करने वाला था, मेरी आंखों में गोल्डन चमक आई। उसका सारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने खुल गया। टारगेट जैंग जी कियांग, आइडेंटिटी एक नकली अमीर, बाहर से शेर अंदर से ढेर, करंट गियर वर्साचे शर्ट, एक नकली रिचर्ड मिल वॉच जिसमें सस्ती मशीन लगी है और ओरिजिनल बेल्ट। फाइनेंशियल स्टेटस ये था कि क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट खत्म हो चुकी है, उधार लेकर उधार चुका रहा है। चेनलू को फंसाने के लिए फरारी रेंट पर ली है, जिसका रेंट अभी तक नहीं दिया। ये सब पढ़कर मेरी स्माइल और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उसके पास जाकर आवाज थोड़ी नीचे करते हुए मेरे शब्द निकले ताकि आसपास के लोग सुन सके। बड़े अफसोस की बात है, एक ओरिजिनल रिचर्ड मिल वॉच की लाइंस एकदम रैंडम होती हैं। तेरी वॉच का डिजाइन कुछ ज्यादा ही नीट और क्लीन है और ओरिजिनल वॉच में डेट का नंबर एकदम से आगे बढ़ता है। अभी 1:59 बज रहे हैं, रुको जरा, देखते हैं ठीक 2 बजे तेरी ये वॉच डेट आगे बढ़ा पाती है या नहीं। जैंग जी कियांग का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ये वॉच सच में सस्ती खरीदी गई थी, सिर्फ चेनलू जैसी गोल्ड डिगर को फंसाने के लिए। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक डिलीवरी बॉय एक ही नजर में इसकी पोल खोल देगा। तो बकवास कर रहा है, मेरी वॉच एकदम ओरिजिनल है, तुझे कुछ नहीं पता। डर के मारे उसने अपना हाथ छुपा लिया। घबराकर चेनलू को खींचते हुए वो हड़बड़ाया, लुलू, इस पागल के मुंह मत लगो, चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें हर्मीज का बैग दिलाता हूँ। ये बोलकर वो मॉल के अंदर भागने लगा। वैसे भी मुझे अंदर जाकर कुछ खरीदना ही था, चलो साथ चलते हैं। मैं भी बड़े आराम से अपने हाथ जेब में डालकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। ये एसकेपी मॉल है, अगर तू यहाँ से एक मोजे का जोड़ा भी खरीद लेना तो मैं यहीं खड़ा होकर उसे खा जाऊंगा। जैंग जी कियांग रुका और फुल मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया, अपनी इस बात को याद रखना। घूमने वाले दरवाजे से होते हुए मेरी मॉल में एंट्री हुई। एसकेपी मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर दुनिया के सबसे टॉप लग्जरी ब्रांड्स थे। ठंडी एसी की हवा और महंगे परफ्यूम्स की खुशबू आ रही थी। वेलकम टू पैटेक फिलिप, गेट पर खड़ी वेलकम गर्ल ने बो किया। पर जैसे ही उसकी नजरें जैंग जी कियांग और चेनलू पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी स्माइल थोड़ी और चौड़ी हो गई। सर, मैम, स्वागत है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जैंग जी कियांग ने जानबूझकर जोर से आवाज लगाई, तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी वॉच निकालो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दिलाना चाहता हूँ। आंखों ही आंखों में मुझे ताना मारते हुए उसके शब्द गूंजे, क्यों बे डिलीवरी बॉय, एसी की ठंडी हवा खाने अंदर आ ही गया? ध्यान से, कहीं गलती से किसी ग्लास काउंटर से टकरा गया ना तो खुद को बेचकर भी पैसे नहीं चुका पाएगा।
शोरूम के सारे सेल्स वालों ने तुरंत जैंग जी कियांग को घेर लिया और मैं बिल्कुल अकेला साइड में खड़ा था। सिर्फ एक नई इंटर्न लड़की जिसके सीने पर ट्रेनी का बैज लगा था, उसने हिचकिचाते हुए मुझे एक ग्लास पानी लाकर दिया। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। उस लड़की की आंखें एकदम साफ थीं। उसने मेरे कपड़ों को देखकर मुझे जज नहीं किया। मैं यहाँ देखने नहीं आया। थोड़ा पानी पीकर मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। सुना सबने, वो देखने नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था ये बस एसी की ठंडी हवा खाने अंदर घुसा है। सिक्योरिटी कहाँ है? ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही क्यों दिया? चैन लू के जोरदार ताने गूंजने लगे। एक पुरानी और घमंडी सेल्स वुमेन मेरे पास आई और रुखी आवाज में उसकी झिड़की सुनाई दी। सर, अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है तो प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। वहाँ कोने में बैठने की जगह है। उस औरत को पूरी तरह इग्नोर करते हुए मेरा रुख उस नई इंटर्न लड़की की तरफ हुआ। एक हल्की सी मुस्कान के साथ शोरूम के ठीक बीच में रखी हुई स्काई मून और उसके बगल में रखी पूरी की पूरी नॉटलेस वॉचेस की ट्रे की तरफ मैंने इशारा कर दिया। ये स्काई मून और ये पूरी की पूरी ट्रे, मुझे ये सब चाहिए। पूरे शोरूम में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लुलू, तुमने सुना? जैंग जीजियांग पागलों की तरह हंसने लगा। इसने बोला इसे सब चाहिए। ये सब मिलाकर कम से कम 2 करोड़ से ऊपर होगा। सच बता, तू डिलीवरी करते करते पागल हो गया है ना? सर, कृपया मजाक मत कीजिए। ये पैटेक फिलिपे है, कोई सब्जी मंडी नहीं। अगर आपने आगे कोई भी बकवास की तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। उस सीनियर सेल्स वुमेन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे लगा मैं वहां बस तमाशा करने आया था। सर, वो स्काई मून 6102P की कीमत 2.8 मिलियन है और उसके लिए वीआईपी वेटिंग लिस्ट में नाम होना जरूरी है, जिसका पहले बैकग्राउंड चेक होता है। वो नई इंटर्न लड़की भी बुरी तरह डर गई थी और हकलाते हुए मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। बैकग्राउंड चेक? मैंने अपनी उस सस्ती जीन्स की जेब में हाथ डाला और एक काले रंग का कार्ड बाहर निकालकर आराम से ग्लास काउंटर पर रख दिया। जाओ, स्वाइप करो। पासवर्ड 6 बार 8 है। अगर पेमेंट फेल हुई तो मैं इस पूरे ग्लास काउंटर को चबा जाऊंगा। मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, पर उसमें एक ऐसा दबाव था जिससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। उस इंटर्न लड़की ने डर से कांपते हुए हाथों से वो कार्ड उठाया और मदद के लिए अपने स्टोर मैनेजर की तरफ देखा। स्टोर मैनेजर एक काफी दुनिया देखा हुआ आदमी था। वो पिछले कुछ देर से मुझे ही ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस काले कार्ड पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो लेजेंडरी सेंचुरियन इन्फिनिट ब्लैक गोल्ड कार्ड है। नहीं, इसका मटेरियल तो ब्लैक गोल्ड कार्ड से भी ज्यादा हाई क्लास लग रहा है। ये तो दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास होने वाला सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है। मैनेजर की आवाज बुरी तरह कांप रही थी और डर के मारे उसकी आवाज फट भी गई थी। रुको, पीओएस मशीन इधर लाओ, मैं खुद अपने हाथों से स्वाइप करूंगा। बहुत बढ़िया एक्टिंग है, करते रहो नाटक। किसी सस्ते हेयर सैलून का वीआईपी कार्ड उठा लाया है और इनको बेवकूफ बना रहा है। जैंग जीजियांग अभी भी मजाक उड़ा रहा था। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और पीओएस मशीन से जो लंबी सी बिल की रसीद निकली वो इस वक्त किसी ऊपर वाले के फैसले की तरह लग रही थी। मैनेजर ने बिल पर प्रिंट हुए उन जीरो की लंबी लाइन को देखा तो उसका दिमाग चक्कर खा गया। उसके पैर कांपने लगे और वो बस मेरे आगे घुटनों पर गिरने ही वाला था। रिस्पेक्टेड सर, 28.5 मिलियन की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। हम इन सारी वॉचेस को अभी आपके लिए पैक करवा देते हैं। सर, क्या आप चाहेंगे कि हम इनको आपके घर पे डिलीवर कर दें? मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से वो ब्लैक कार्ड उठाया, पूरा झुककर बाव किया और एकदम अपनी औकात दिखाते हुए पूछा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस 2.8 मिलियन वाली स्काई मून वॉच को आराम से उठाया और अपनी कलाई पर पहन लिया। बाकी सबको किसी शॉपिंग बैग में भर दो, मैं इन्हें अपने हाथ में ही ले जाऊंगा। बैग में? मैनेजर का दिमाग ही हैंग हो गया। करोड़ों की वॉचेस और एक आम से शॉपिंग बैग में भरकर ले जानी है। जैंग जिंग कियांग और चेन लू की तो जैसे रूह ही निकल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? लिन फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी थी ना। मुझे तो घर से लात मारकर निकाल दिया गया था। अभी ठीक मेरे सामने मैंने बिना पल के झपकाए करोड़ों उड़ा दिए थे। जैंग जिंग कियांग को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर चप्पल से जोर का थप्पड़ मारा हो। उसका पूरा चेहरा आग की तरह जल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो अपने नकली जूतों का घमंड दिखा रहा था और मैंने पलटकर उसी वक्त करोड़ों की असली वॉचेस ऐसे खरीद ली थी जैसे सब्जी ले रहा हूं और उन्हें कचरे की तरह किसी प्लास्टिक बैग में भरकर ले जाने को कह रहा था। चैन लू तो आंखें फाड़े बस खड़ी थी। वो मेरी कलाई पर चमकती हुई उस शानदार स्काई मून वॉच को देख रही थी और अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। उसका पूरा दिमाग पछतावे से जल रहा था। अगर उसने अभी मेरा मजाक ना उड़ाया होता। लिन चैन? चैन लू की आवाज कांप रही थी। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल बनाई। उसने झटके से जैंग जिंग कियांग का हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ आई। तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे ना? सच्ची बताऊं तो मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था। ये जैंग जिंग कियांग तो बस मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने उसकी तरफ घूर कर भी नहीं देखा। मेरे मुंह से बस एक वर्ड निकला, हट। उसके बाद मैंने उन करोड़ों की वॉचेस से भरे शॉपिंग बैग को उठाया जैसे कोई कचरे की पन्नी उठा रहा हो। अभी यहाँ किसी ने मेरे मोजे खाने की बात की थी ना। मेरी नजरें उस जैंग जिंग कियांग पर गड़ गईं जिसका चेहरा डर के मारे मौत की तरह सफेद पड़ चुका था। जैंग जिंग कियांग फौरन एक कदम पीछे हटा और उसकी पीठ ग्लास काउंटर से जा टकराई। तू क्या करना चाहता है? मेरे पापा बहुत बड़े। मुझे तेरे पापा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पलटकर बाहर निकलने लगा। चलते चलते मैं उस घमंडी और एटीट्यूड दिखाने वाली सीनियर सेल्स वोमन के ठीक पास रुका।
मेरे रुकते ही उसकी रूह कांप उठी। ये बिल? मैंने उस नई इंटर्न लड़की की तरफ इशारा किया। इस पूरी सेल का कमीशन इस लड़की के खाते में डालना। और तू, मैं दोबारा जब भी इस शोरूम में आऊं मुझे तेरी ये शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मैनेजर फौरन इशारा समझ गया। बिल्कुल सर, इसको मैं अभी फायर कर रहा हूँ। मैनेजर फिर उस इंटर्न की तरफ मुड़ा। शाओलियू, जल्दी से सर को थैंक यू बोलो। आज की इस एक सेल के कमीशन से तू आराम से चैंग चैंग शहर में अपना एक नया फ्लैट खरीद सकती है। पचैक फिलिप के शोरूम से बाहर निकलकर मैंने अपने सिस्टम का डैशबोर्ड चेक किया। पता चला 28.5 मिलियन खर्च हो चुके हैं, 17.5 मिलियन बचे हैं और टाइम सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट बचा है। मैं सीधा बगल वाले अरमानी के फ्लैगशिप स्टोर में घुसा। इस फ्लोर पर जितने भी नए सीजन के कपड़े हैं मुझे सारे चाहिए। हर एक आइटम के 3 पीस निकालना। बगल में गुची के जो लिमिटेड एडिशन क्रोकोडाइल लेदर बैग्स हैं वो लेकर आओ, मैं उनमें अपने कपड़े भरूंगा। लमेयर के स्किन केयर का पूरा सेट, ऐसे 100 सेट पैक करो। मैं अपने डिलीवरी वाले भाइयों को दूंगा हाथ साफ करने के लिए। मैं एक के बाद एक हर लग्जरी स्टोर को पूरी तरह लूट रहा था। मैंने एक बार भी किसी चीज का प्राइस नहीं देखा। मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही वर्ड्स निकल रहे थे, स्वाइप करो और पैक करो। मॉल का जनरल मैनेजर खुद अपने साथ 20 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर मेरे पीछे चल रहा था, जिनका सिर्फ एक ही काम था, मेरे शॉपिंग बैग्स उठाना। जैंग जिची कैंग और चेन लियू 2 भूले हुए जोकर्स की तरह हैरान परेशान मेरे पीछे आ रहे थे। इसके पास इतना पैसा कहां से आया? चेन लियू के नेल्स गुस्से से उसकी हथेलियों में गड़ गए थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। पक्का किसी 2 नंबर का पैसा होगा। मैं अभी इसकी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। जैंग जिची कैंग दांत पीस रहा था। अचानक मॉल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स गूंजने लगी। अटेंशन प्लीज डियर कस्टमर्स, आज एसकेपी मॉल आधे घंटे पहले बंद किया जा रहा है। हमारे एक बहुत ही वीआईपी गेस्ट ने टॉप फ्लोर पर बने स्काई गार्डन रेस्टोरेंट को पूरी तरह बुक कर लिया है और फेमस पियानो मास्टर मिस्टर लैंग लैंग को लाइव परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट किया गया है। पूरे मॉल में हल्ला मच गया। मैं 2nd फ्लोर के एस्केलेटर के पास खड़ा था। मेरे होठों पर एक स्माइल थी। ये भी सिस्टम का दिया हुआ एक कंजम्पशन टास्क था। सिर्फ इस एक सर्विस फी में मैंने आराम से 5 मिलियन उड़ा दिए थे। मैंने सिस्टम के डैशबोर्ड पर देखा, टास्क पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। करंट स्पेंट अमाउंट 100.5 मिलियन। सिस्टम ने बताया कि फर्स्ट स्प्लर्ज अचीवमेंट अनलॉक हो चुका है। रिवॉर्ड में मुझे 10 टाइम्स कैशबैक मिला और 1 बिलियन मेरे अकाउंट में जमा हो गए। साथ ही एसकेपी मॉल के 51% शेयर्स की ओनरशिप पेपर्स ऑफिशियली वैलिड हो चुके थे। मेरी अट्रैक्शन और फिटनेस दोनों बढ़ चुकी थी। मैं 1 सेकंड के लिए वहीं रुक गया। एसकेपी अब मेरा हो चुका था। मॉल के जनरल मैनेजर को जैसे ही फोन आया, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो भागता हुआ ठीक मेरे सामने आया और मेरे आगे घुटनों पर बैठ गया। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप खुद यहाँ आए हैं। मैं एसकेपी का जनरल मैनेजर वैंग दाहाई हूँ। सर, आपने ऑफिशियली हमारी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब से यहाँ वही होगा जो आप कहेंगे। उसके इस तरह घुटनों पर बैठने से आसपास के सभी लोग शौक से पगला गए। जैंग जी कैंग तो डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने घुटनों पर बैठे वांग दाहाई को देखा और हल्के से सिर हिलाया। उठो, अगर मैं सच में यहाँ का बॉस हूँ तो मैं अपना पहला ऑर्डर देता हूँ। मैंने अपनी उंगली ठीक थोड़ी दूर बैठे जैंग जी कैंग और चेन लू की तरफ पॉइंट की। ये दोनों मेरी शॉपिंग का मूड खराब कर रहे हैं। इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो और आज के बाद एसकेपी ब्रांड के अंदर आने वाले किसी भी मॉल में इन दोनों की एंट्री बैन है। और हाँ, उस आदमी के हाथ में जो वो नकली वॉच है वो मुझे चुभ रही है, उतरवाओ उसे। वांग दाहाई तुरंत खड़ा हुआ। सिक्योरिटी, पकड़ो इन दोनों को। 20 सिक्योरिटी गार्ड्स भेड़ियों की तरह उन दोनों पर टूट पड़े। नहीं लिन चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सके। मैं तुम्हारी लूलू हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। चेन लू चीखती चिल्लाती रही जब गार्ड्स उसे उठाकर बाहर खींच रहे थे। छोड़ दो मुझे, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैंग जी कैंग अभी भी चिल्ला रहा था। अगले ही सेकंड उसको जमीन पर पटक दिया गया। उसके हाथ से नकली वॉच जबरदस्ती निकलवाई गई और एक गार्ड ने अपने जूतों से उस वॉच को कुचल दिया। उन दोनों की चीखने की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। मैं एस्केलेटर के सबसे टॉप पर खड़ा था और नीचे अपने इस एम्पायर को देख रहा था। मेरा फोन रिंग हुआ। एक अनजान नंबर था। हेलो, क्या मेरी बात लिन चेन से हो रही है? मैं सू वांकिंग बोल रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ से एक हंडी पर थकी हुई आवाज आई। मुझे अभी पता चला कि आपने एसकेपी मॉल खरीद लिया है। मैं इस वक्त एसकेपी के ठीक नीचे एक कॉफी शॉप में बैठी हूँ। हमारी कंपनी के कुछ रिलेशंस हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? सू वांकिंग। मेरी भौहें ऊपर उठी। तो ये पूरे टाइम यही थी? हाँ जरूर, मुझे भूख भी लग रही है पर मुझे कॉफी पीने का शौक नहीं है। मेरा मन माला टांग खाने का कर रहा है। तो सू मैडम, क्या आप चलेंगी मेरे साथ? फोन पर 3 सेकंड का सन्नाटा छा गया। ठीक है, अगर आप मिलने को तैयार हैं तो आप जो खिलाएंगे मैं खा लूंगी। मैंने फोन काट दिया और मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। लगता है आगे का खेल और मजेदार होने वाला है। जियांगशेंग शहर की रात एकदम काली थी। पुराने शहर की होंगसिंग स्ट्रीट का शोर उस अंधेरे को चीर रहा था। एक वीआईपी नंबर वाली रोल्स रॉयस फैंटम वहां आकर रुकी, जैसे कोई राजा किसी गरीब बस्ती में घूमने आ गया हो। उसने आराम से कचरे वाले रास्ते को क्रॉस किया और एक माला टांग की दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और सू वांकिंग बाहर आई। मैं सड़क किनारे एक सस्ती सी लाल रंग की प्लास्टिक कुर्सी पर बैठा था। मेरे हाथ में यूज एंड थ्रो वाली चॉपस्टिक्स थीं जिन्हें मैं अलग कर रहा था। मेरे ठीक बगल में एसकेपी मॉल से खरीदे हुए महंगे शॉपिंग बैग्स कचरे की तरह जमीन पर पड़े थे। क्यों सू मैडम, जगह थोड़ी गंदी लग रही है क्या? मैंने अपने सामने रखी कुर्सी को फूंक मारकर थोड़ा साफ किया। बैठ जाओ, यहाँ के बीफ मीटबॉल्स पूरे जियांगशेंग में सबसे फेमस है। सू वांकिंग ने गहरी सांस ली, अपनी ड्रेस को नजाकत से पकड़ा
उतरा और ठीक मेरे सामने बैठ गई। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। मिस्टर लिन, आप सच में बहुत अजीब इंसान हैं। सू वॉकिंग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो लगा था कि एसकेपी मॉल खरीदने वाला आदमी खाना खाने के लिए किसी 5 स्टार जगह की डिमांड करेगा। पैसा इसलिए होता है ताकि इंसान फ्री रह सके, इसलिए नहीं कि पैसा उसे अपना गुलाम बना ले। मैंने मेन्यू कार्ड उसकी तरफ सरका दिया। लो ऑर्डर करो सू मैडम, याद है ना, आज बिल तुम दोगी। सस्ता देखकर ऑर्डर करने में शर्म मत करना। सू वॉकिंग ने उस मेन्यू कार्ड को देखा जिस पर 2 रुपया और 1 रुपया लिखा था। उसको अजीब लग रहा था। उसने मेरी पूरी डिटेल निकलवाई थी। उसकी रिपोर्ट बता रही थी कि ठीक 20 घंटे पहले यही लड़का बारिश में भीगकर 2 रुपए के लिए डिलीवरी कर रहा था और अब ये ठीक सामने बैठा है और इसका ऑरा इतना गहरा है कि वो तक इसको समझ नहीं पा रही थी। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए। सू वॉकिंग ने मेन्यू वापस रख दिया और सीधा मेरी आंखों में देखकर बोली, मिस्टर लिन, अब हम काम की बात करते हैं। पहला, जो आपने डुओ की जान बचाई, और दूसरा, आपने जो अभी एसकेपी मॉल को टेक ओवर किया है। मैंने अपने होठों पर एक उंगली रखी। खाते वक्त बिजनेस की बातें नहीं करते। आंटी, 2 बड़ी बोल लाना, थोड़ा तीखा और विनेगर दबा के डालना। आई बेटा, वाह शियाओ चैन, आज तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाया है। बड़ी सुंदर बच्ची है। फैट आंटी 2 बड़े बड़े बोल पकड़े हुए आई। बच्ची थोड़ी दुबली लग रही है, इसको दबा के खिलाओ। आज का खाना मेरी तरफ से। सू वॉकिंग का चेहरा कान तक लाल हो गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया, नहीं नहीं, मैं तो इसकी, ये मेरी उधार मांगने वाली बैंक मैनेजर है। मैंने हंसते हुए आधी बात पूरी कर दी और उसके बोल में थोड़ा और विनेगर डाल दिया। खाकर देखो, इस दुकान के तीखे खाने की असली जान इस विनेगर में ही है। मेरे इस मजाक से सू वॉकिंग की बिजनेस वाली टेंशन आधी वहीं खत्म हो गई। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ चॉपस्टिक से कैबेज का पत्ता उठाया और अपने मुंह में रखा। तीखा, गरम और खट्टा, इन सारे टेस्ट्स ने उसे इतनी जोर से झटका दिया कि उसको बुरी तरह खांसी आ गई और आंखों से पानी निकल आया। आराम से खाओ, कोई पीछे नहीं भाग रहा तुम्हारे। मैंने उसे टिश्यू पेपर निकाल कर दिया। सू वॉकिंग ने टिश्यू पेपर लिया और जल्दी से अपने होठ साफ किए। उस एक पल के लिए उसके ऊपर जो एक स्ट्रिक्ट और ठंडी सीईओ का कवच था वो टूट गया और उसके अंदर की आम औरत बाहर आ गई। लिन चैन, सू वॉकिंग ने अचानक आवाज नीचे करके मुझे बुलाया। थैंक यू, सिर्फ डुओ की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एसकेपी मॉल के लिए। असली बात यह है कि एसकेपी मॉल पिछले काफी टाइम से हमारी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रोके बैठा था। अगर तुम आज एसकेपी को अपने अंडर ना लेते तो शायद सू ग्रुप का अगले महीने होने वाला प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो जाता। मैं मजे से बीफ मीट बॉल्स चबा रहा था और उसी वक्त मैंने अपनी गोल्डन आइज को ऑन कर दिया। मेरी नजर सू वैंकिंग के चेहरे के आर पार हो गई और उसके सिर के ठीक ऊपर लाल रंग में डिटेल्स आने लगी। टारगेट सू वैंकिंग, आइडेंटिटी सू ग्रुप की प्रेसिडेंट, करंट स्टेटस एक्सट्रीम डिप्रेशन और आखिरी सांस पर अटकी हुई। कोर क्राइसिस, पहला, पैसों की भयंकर कमी, राइवल कंपनी टियनशंग कैपिटल ने ट्रैप बिछाया है जिससे 800 मिलियन का कर्जा है। दूसरा, कंपनी के अंदर गद्दार हेड डिजाइनर ली हाउ को खरीद लिया गया है और कल वो सारे सीक्रेट ली करने वाला है। तीसरा, फैमिली के बोर्ड मेंबर्स के साथ बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अगर इस क्वार्टर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसे सीईओ की कुर्सी से उतारकर टियनशंग कैपिटल के बेटे से शादी करवा दी जाएगी। टाइम लेफ्ट 12 घंटे। मेरी चबाने की स्पीड अचानक रुक गई। बहुत बुरी हालत है। ये कहां से सीईओ लग रही है? इसकी हालत तो ऐसी है जिसे सब नोच खाना चाहते हैं। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और उसे आधी स्माइल के साथ देखा। सू मैडम, बुरा मत मानना, पर जहां तक मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी टेंशन एसकेपी मॉल का इवेंट नहीं है। मुझे लगता है आपकी कंपनी के अकाउंट में इस वक्त इतने पैसे भी नहीं है कि आप एडवांस रेंट भी चुका सकें। सू वैंकिंग के हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक्स बुरी तरह कांप उठी। एक मीट बॉल वापस उसके बोल में गिरा जिससे लाल पानी उछलकर उसके हाथ पर गिरा, पर उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसकी आंखें फट चुकी थीं और वो मुझे घूर रही थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं कोई बिजनेस स्पाई नहीं हूँ। तुम्हारी कंपनी की हालत एकदम टॉप सीक्रेट है। ये सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे फाइनेंस डायरेक्टर को पता है। यहाँ तक कि तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट को भी इसकी भनक नहीं है। पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा जान बचाने वाला दोस्त हूँ। मैंने एक टिश्यू पेपर उठाया और बड़े आराम से उसका हाथ पकड़कर उसके पैरों पर गिरी वो तेल की बूंदें साफ करने लगा। उसकी उंगलियां थोड़ी गर्म थी और जैसे ही मेरा हाथ उसकी ठंडी स्किन से टकराया, सू वैंकिंग को एक झटका सा लगा, पर उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मुझे सिर्फ ये नहीं पता कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। मेरी नजर अचानक एकदम तीखी हो गई। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोग गद्दार निकल गए हैं। ये सुनते ही सू वैंकिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ठीक उसी वक्त उसका फोन पागलों की तरह बजने लगा। स्क्रीन पर डिजाइन डायरेक्टर ली हाउ का नाम चमक रहा था। मैंने उसे इशारा किया कि वो बात कर सकती है। उसने फोन उठाया। हाँ ली डायरेक्टर, कल के बिडिंग पेपर्स तैयार है ना? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही परेशान और नकली रोने वाली आवाज आई। सू मैडम, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे सर्वर्स पर अभी अभी हैकर्स ने अटैक कर दिया है। ओएसएस प्रोजेक्ट के सारे ओरिजिनल डिजाइन्स और सारा डेटा पूरी तरह खत्म हो चुका है। बैकअप हार्ड ड्राइव भी खराब हो गई है। क्या? सू वैंकिंग झटके से खड़ी हो गई, इतनी तेजी में कि पीछे रखी वो सस्ती प्लास्टिक की कुर्सी ही पलट गई। ये कैसे हो सकता है? हमारा फायरवॉल तो दुनिया का सबसे टॉप लेवल का है और बैकअप ड्राइव तो तुम्हारे लॉकर में थी, वो कैसे खराब हो सकती है?
मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। कल सुबह 9 बजे बिडिंग है और अब नए सिरे से काम करना नामुमकिन है। टियानशन कैपिटल वालों ने शायद पहले से ही अपना प्लान तैयार रखा है। हम अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सू वैंकिंग के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वो एकदम टूट चुकी थी। वो वापस बैठने की कोशिश करने लगी, पर कुर्सी पहले ही पलट चुकी थी। जैसे ही वो उस गंदी जमीन पर गिरने वाली थी, मैंने एक हाथ से उसे थाम लिया और दूसरे हाथ से बड़े आराम से उसका फोन उठाया। मैंने फोन काटने के बजाय उस गद्दार ली हाउ से कहा, एक्टिंग बहुत बढ़िया थी तेरी, ऑस्कर मिलना चाहिए तुझे। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तू कौन है? मैम कहाँ है? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जरूरी ये है कि ली हाउ, तू अभी से ये दुआ करना शुरू कर दे कि टियानशिंग कैपिटल वालों ने जो तुझे 20 मिलियन रुपए दिए हैं, उससे तू अपने लिए एक अच्छी सी व्हीलचेयर खरीद सके। मैंने फोन कट किया और टेबल पर पटक दिया। सू वैंकिंग मेरे सीने से लगी कांप रही थी। उसकी आंखें एकदम खाली थी। सब खत्म हो गया। वो हमारा आखिरी मौका था। बिना डिजाइन के कल हम पर केस हो जाएगा और मुझे 300 मिलियन का हर्जाना भरना पड़ेगा। सू फैमिली वाले मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इस वक्त वो कोई बड़ी सीईओ नहीं लग रही थी, बस एक एकदम लाचार और अकेली औरत थी। इतना क्यों डर रही हो? मेरी आवाज उस भीड़ भाड़ वाली मार्केट में एकदम साफ और मजबूत गूंजी। मैंने उसे सीधा खड़ा किया और उसके कंधे पकड़कर बोला, डिजाइन खत्म हुआ है तो दोबारा बन जाएगा, पैसा गया है तो दोबारा कमा लेंगे। जब तक इंसान जिंदा है खेल खत्म नहीं होता। दोबारा? पर अब टाइम कहाँ है? सू वैंकिंग की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। उस डिजाइन पर 30 डिजाइनर्स ने 3 महीने तक दिन रात मेहनत की थी। किसने कहा टाइम नहीं है? मैंने अपने शॉपिंग बैग्स उठाए और मेरी आंखों में एक शैतानी चमक आई। चलो। कहाँ? वो एकदम ब्लैंक थी। तुम्हारी कंपनी। मेरे होंठों पर एक एरोगेंट वाली स्माइल आई। अगर उस ली हाउ ने कहा है कि डेटा खत्म हो गया है, तो मैं आज उसे दिखाऊंगा कि असली चमत्कार किसे कहते हैं। और हाँ, आज रात हम गद्दारों को ढूंढने का खेल भी खेलेंगे। आधे घंटे बाद हम सू ग्रुप के ऑफिस पहुंच गए। पूरी बिल्डिंग में लाइट्स जली हुई थी और डिजाइन डिपार्टमेंट में भयंकर हल्ला मचा हुआ था। डिजाइनर्स पागलों की तरह अपने कंप्यूटर की ब्लैक स्क्रीन्स को देखकर रो रहे थे। ली हाउ डिपार्टमेंट के बीच में खड़ा होकर झूठ मूठ के टेक्निकल टीम को ऑर्डर्स दे रहा था, पर उसकी नजरें बार बार वॉच पर जा रही थी और उसके चेहरे पर एक जीतने वाली स्माइल छिपी थी। जैसे ही हम अंदर घुसे, सब चिल्लाने लगे कि सू मैडम आ गई हैं। ली हाउ ने तुरंत अपना रोने वाला चेहरा बनाया और आगे बढ़ा। सू मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की। पर उसने जैसा सोचा था, सू वैंकिंग वैसी टूटी चुकी सीईओ नहीं थी। वो एकदम टशन में अंदर आई। भले ही उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, पर उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। और उसके ठीक बगल में मैं खड़ा था, एक हाथ में अरबों की शॉपिंग के बैग्स और दूसरे में आधा खाया हुआ मालाटांग का डब्बा। ये कौन है? ली हाउ मुझे देखकर चौंक गया। मैं डिलीवरी बॉय हूँ। मैंने वो मालाटांग का डब्बा टेबल पर पटका और सीधा उसके पास गया। मेरी नजरें उसके अंदर तक झांक रही थी, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी। सू मैम, इस वक्त आप बाहर वाले को अंदर क्यों लाई हैं? मैं उसके सामने खड़ा हुआ और हंसने लगा। लीड डायरेक्टर, तेरी एक्टिंग सच में थोड़ी ज्यादा ओवर हो रही है। मैंने उन बंद कंप्यूटर्स की तरफ इशारा किया। तू कह रहा है कि हैकर्स ने अटैक किया और सारा डेटा उड़ गया? हाँ, और टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है। ली हाउ ने किसी तरह अपनी आवाज संभाली। अच्छा। मैं सीधा मेन सर्वर कंप्यूटर के पास गया और मेरे हाथ बिजली की स्पीड से कीबोर्ड पर चलने लगे। मैंने सिस्टम की गॉड लेवल हैकिंग स्किल एक्टिवेट की और लोकल नेटवर्क में घुस गया। स्क्रीन पर जो कोड चल रहा था वो इतना तेज था कि वहां खड़े टेक्निकल हेड का दिमाग चक्कर खा गया। ये क्या स्पीड है? ये तो रिवर्स ट्रेसिंग प्रोग्राम लिख रहा है। 1 मिनट भी नहीं लगा और मैंने एंटर बटन दबा दिया। जो स्क्रीन काली थी वो अचानक चमक उठी, पर वहां डिजाइन नहीं बल्कि एक चैट मैसेज खुल गया। बॉस, काम हो गया है, डेटा डिलीट कर दिया है और सू बैंकिंग का पूरी तरह बर्बाद है। पूरे ऑफिस में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सारे डिजाइनर्स की नजरें किसी तलवार की तरह ली हाउ पर जा टिकी। उसका चेहरा कलेजी जैसा काला पड़ गया और वो थर थर कांपने लगा। ये सब झूठ है। ये डिलीवरी बॉय मुझे फंसा रहा है। सू बैंकिंग का दिल दुख रहा था, पर उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकलवाया और पुलिस को कॉल कर दिया। जिन सिक्योरिटी गार्ड्स के सब्र का बांध कब का टूट चुका था, वो भागते हुए आगे आए और उन्होंने सीधा ली हाउ को जमीन पर पटककर दबा लिया। सू वॉन्किंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मेरी डिजाइन टीम के बिना कल तू वैसे भी खत्म है। मैं भी देखता हूं तू इस गेम को कैसे पलटती है। जब ली हाउ को घसीट कर बाहर ले जाया जा रहा था, तब भी वो किसी पागल की तरह हंस रहा था। सच में इस गद्दार को पकड़कर दिल को ठंडक तो मिली थी, पर डिजाइन तो सच में खत्म हो चुके थे। ऑफिस के अंदर वापस एक मायूसी भरी शांति छा गई। वो टेक्निकल हेड की डरी हुई आवाज गूंजी, भाई, जब आपने कैमरास रिकवर कर लिए तो क्या डिजाइन भी वापस आ सकते हैं? नाम इस सिर हिलाते हुए मेरे होठों से निकला, उसने फिजिकल हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय किया है, वो वापस नहीं आएगा। सबका दिल एकदम गड्ढे में गिर गया। पर फिर मीटिंग टेबल की मेन कुर्सी पर आराम से बैठकर मैंने अपना बचा हुआ मालातांग का डब्बा खोला। बड़ी बेफिक्री से मेरे शब्द गूंजे, वो कचरा डिजाइन्स अगर बर्बाद हो गए तो अच्छा ही हुआ। उन चीजों को लेकर बिडिंग में जाना बस अपनी बेइज्जती करवाना होता। आप क्या बोल रहे हैं? डिजाइन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट का गुस्सा भड़क उठा। वो हमारी 3 महीने की मेहनत थी। उन गुस्से से भरे लोगों को नजरअंदाज करते हुए मेरी निगाहें सू वॉन्किंग पर जाकर टिक गईं। कोई ड्राइंग पेन और पेपर है? 1 सेकंड के ठहराव के बाद बिना सोचे उसने अपना टैबलेट और टच पेन आगे बढ़ा दिया। तुम क्या करने वाले हो? पेन को उंगलियों के बीच बड़ी सफाई से घुमाते ही ठीक उसी वक्त
दिमाग में सिस्टम की दुकान वापस खुल गई। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि मुझे एक गॉड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सामान खरीदने का ऑप्शन चमका। फ्यूचर के टॉप एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिव डिजाइन्स 2035 एडिशन, कीमत 10 मिलियन। क्या खरीदना चाहते हैं? मैंने हाँ सिलेक्ट किया। अचानक आंखों में ऐसे रंग, लाइंस और स्ट्रक्चर्स भर गए जो इस जमाने से बहुत आगे के थे। वो फ्यूचर से आने वाला एक भयंकर विजुअल शॉक था। सिर झुकाकर पेन को स्क्रीन पर टिका दिया गया। क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि वो तुम्हारी असली मेहनत थी, तो आज रात मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि असली आर्ट किसे कहते हैं। अगले 1 घंटे में सू ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में खड़े हर एक इंसान का दिमाग और उनकी सोच पूरी तरह हिल चुकी थी। वो आदमी जिसे वो लोग एक डिलीवरी बॉय समझ रहे थे, वो किसी जिंदा 3D प्रिंटर की तरह काम कर रहा था। मेरे हाथ इतनी तेज चल रहे थे कि सिर्फ परछाई दिख रही थी। एक के बाद एक एकदम परफेक्ट और दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट डिजाइन्स स्क्रीन पर बन रहे थे। उनकी लाइटिंग, उनका 3D एंगल, उनके रंग, ये सब कुछ आज के डिजाइन रूल्स को पूरी तरह तोड़ रहा था, पर फिर भी इतना खूबसूरत था कि सांस अटक जाए। ये साइबर पंक और फ्यूचर फैशन का एकदम परफेक्ट मिक्स है। ये लाइटिंग का ढंग, बाप रे भगवान, ये किसी भगवान का काम है। जो असिस्टेंट थोड़ी देर पहले मुझ पर भड़क रहा था, वो अब मेरे बगल में घुटनों पर बैठकर मुझे पानी पिला रहा था। सबसे आखिरी और मेन पोस्टर पूरा होते ही पेन छोड़कर मैंने अपनी कलाई दबाई। स्क्रीन पर एक पोस्टर था जिसका नाम था पुनर्जन्म, रीबर्थ। ड्राइंग में एक टूटे फूटे कचरे के ढेर के ऊपर एक मैकेनिक गुलाब भयंकर बारिश में खिल रहा था। उसका मतलब और उसकी फीलिंग एकदम मेरी जिंदगी जैसी थी, और वो उस हारी हुई सू वॉन्किंग की हालत जैसी भी थी। सू वॉन्किंग उस ड्राइंग को देखती रही और उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू गिरने लगे। लिन चैन पलटकर उसकी नजरें उस आदमी पर पड़ी जो सिर झुकाकर अपना ठंडा हो चुका मालातांग खा रहा था। इस वक्त उसके दिल के अंदर की सारी रुकावट पूरी तरह टूट चुकी थी। अभी से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक मीट बॉल निगलते हुए मैंने सिर उठाया। आंखों में एक शिकारी जैसा खतरनाक जज्बा था। मेरा पेट भर गया है, अब जाल खींचने का वक्त आ गया है। कल सुबह की बिडिंग में मैं उस टाइंगशैंग कैपिटल की ऐसी हालत करूंगा कि उन्होंने जो भी खाया है वो सब ब्याज के साथ उनके मुंह से बाहर निकलवाऊंगा। कुर्सी छोड़कर मेरे कदम बड़ी खिड़की के पास गए, जहां से पूरे जियांगचेंग शहर की रात दिख रही थी। सू मैडम, क्या तुम मेरे साथ एक बड़ा खेल खेलने की हिम्मत रखती हो? सू वॉन्किंग मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। हम दोनों एक साथ खड़े थे। उसकी आंखों में अब कोई डर या कंफ्यूजन नहीं था, बस एक पक्की उम्मीद की चमक थी। क्यों नहीं, अगर हार भी गए तो मैं तुम्हारे साथ डिलीवरी करने चलूंगी। मेरी हंसी छूट गई। डिलीवरी करना? वो तो नहीं हो पाएगा। अपना सिर उसकी तरफ घुमाकर उसके कान के बिल्कुल पास जाकर हल्की आवाज में मेरे लफ्ज गूंजे, क्योंकि मेरी गाड़ी की आगे वाली सीट पर सिर्फ बॉस की पत्नी ही बैठ सकती है। जियांगचेंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। सुबह की धूप उसके बड़े से ग्लास वाले गोल छत पर पड़ रही थी और एक एकदम ठंडी और कड़क रोशनी फैल रही थी। आज जियांगचेंग के नए इलाके का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्यूचर सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आखिरी बिडिंग थी। ये अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा और कीमती प्रोजेक्ट था। इस पर डिपेंड करता था कि अगले 10 साल तक जियांगचेंग का बिजनेस किंग कौन बनेगा। पार्किंग लॉट में करोड़ों की महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। एक एकदम भड़कीली नियॉन ग्रीन लैम्बोर्गिनी जोर से इंजन की आवाज करते हुए वहां आई और किसी दादा की तरह वीआईपी पार्किंग में घुस गई। यहां तक कि उसने लाइन भी क्रॉस कर दी थी। गाड़ी का दरवाजा ऊपर की तरफ खुला और एक सफेद सूट पहना हुआ, जिसके बालों में चमकता हुआ तेल लगा था, एक जवान लड़का बाहर निकला। ये झाओ यूतियान था, तियानशेंग कैपिटल का वारिस, और यही वो असली शैतान था जिसने सू ग्रुप को पूरी तरह खत्म करने का जाल बिछाया था। उसके ठीक पीछे चेहरे पर कुत्ते जैसी चमचागिरी वाली स्माइल लिए ली हाओ चल रहा था। ये सू ग्रुप का वही पुराना डिजाइन डायरेक्टर था जिसे कल रात ही जेल से बेल मिली थी। झाओ बॉस, आप बेफिक्र रहिए, सू वॉन्किंग अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ली हाओ की आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और उसके चेहरे की सूजन अभी उतरी नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। मैंने अपने हाथों से वो सारा डेटा डिलीट किया था और हार्ड ड्राइव को भी मशीन से पूरी तरह तोड़ दिया है। जब तक भगवान खुद जमीन पर आकर उसकी मदद ना करे, आज वो यहाँ सिर्फ एक खाली पेपर लेकर अपनी बेइज्जती करवाने आएगी। झाओ युतियान ने अपनी टाई ठीक की और उसके होठों पर एक बहुत ही घटिया और शैतानी स्माइल आई। बहुत बढ़िया काम किया। एक बार सू फैमिली बैंकरप्ट हो जाए, उसके बाद वो घमंडी सू वॉन्किंग मेरे ही इशारों पर नाचेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक काली ऑडी A6 आराम से वहां आकर रुकी। ये सू वॉन्किंग की गाड़ी थी। आसपास खड़ी उन महंगी और तेज सुपरकार्स के आगे ये गाड़ी बहुत ही आम और नॉर्मल लग रही थी, बल्कि सच कहूं तो थोड़ी सस्ती लग रही थी।